मानव सर, अभी महाराष्ट्र का चुनाव नजदीक आ रहा है, डेट डिक्लेयर होने की है, पॉसिबिलिटी है 15-20 दिन में हो सकता भी है। लेकिन अभी कुछ ये 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि बीजेपी का एक आंदोलन शुरू हुआ है। वो राहुल गांधी के विरोध में है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस रिजर्वेशन, कास्ट रिजर्वेशन, जातिगत जो आरक्षण है वो खत्म करने जा रहे हैं और उसका संदर्भ दे रहे हैं राहुल गांधी जी के अमेरिका के भाषण का। भाषण क्या था वो लोगों ने देखा है, वास्तविक परिस्थिति आपको पता है, आपने उसका अभ्यास भी किया है। लेकिन चुनाव को नजर में रखते हुए अब जब हम देखते हैं तो महायुति के जो उम्मीदवार है, विधायक है या और कोई नेतागण ऐसी ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। जैसे बीजेपी के सांसद है डॉक्टर बोंडे, वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी की जीवा जला देना चाहिए। कोई गायकवाड़ जी कहते हैं कि नहीं, काट देना चाहिए। और उनके जो वरिष्ठ नेता है उन पार्टी के, वो कुछ भी बोलते नहीं और वो ये कहते हैं, जैसे कि देवेंद्र फडणवीस जी जो है उप मुख्यमंत्री और भाजपा के महाराष्ट्र के सबसे बड़े कद्दावर नेता है, वो भी ये कहते हैं कि राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करने के लिए निकले हैं। उनकी सोच ही कांग्रेस की जो है या महाविकास आघाड़ी को या इंडिया गठबंधन की कह सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, इसके पीछे असलियत क्या है? क्या राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा है या और ये जो नेता बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र की परंपरा ऐसी रही है कि इस भाषा का प्रयोग करें? सर, हम सब आपसे जानना चाहते हैं कि असलियत क्या है। विकास जी, बीजेपी को कोई तो भी मुद्दा चाहिए था और उनको ऐसा लगा कि अपने हाथ में बहुत बड़ा और बहुत ही असल मुद्दा लग गया और जगह जगह पर उन्होंने राहुल गांधी आरक्षण रोकने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं, इस ढंग का आंदोलन भी शुरू किया। उसमें एक महायुति के गायकवाड़ नाम के एमएलए है, उन्होंने तो कहा कि राहुल गांधी की जीप को काटा जाए, छाटने वाले को मैं इतने इतने लाख रुपए इनाम दूंगा। दूसरे डॉक्टर अनिल बोंडे है, उन्होंने तो कहा कि राहुल गांधी की जीप को जला देना चाहिए, काटने की आवश्यकता नहीं है। और उसके साथ में ज्ञानेश महारा और श्याम मानव की जीप को भी जला देना चाहिए। अब ये क्यों जोड़ा साथ में पता नहीं है। फिर हमारे महाराष्ट्र के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुळे, उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी ने रिजर्वेशन खत्म करने का ऐलान किया है, ये पहले से ही रिजर्वेशन विरोधी लोग हैं। ऐसी ही बात खुद हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने भी कही। जब मैंने ये पहली बार सुना तो मुझे ऐसा लगा कि राहुल गांधी कभी कभी, वो बहुत इंटेलिजेंट होने के कारण, उनका बहुत अच्छा इंग्लिश इस विषय पर मास्टरी होने के कारण, लैंग्वेज पर मास्टरी होने के कारण कभी कभी वाक्य अधूरा छोड़ देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरी बात मैंने लोगों तक पहुंचा दी। शायद ऐसी गड़बड़ी हो, इसलिए मैंने उनका वक्तव्य सुना, ऑडियो में भी सुना और साथ में जो प्रिंट में आया वो भी देखा। तो एक्चुअली क्या हुआ है ये पहले हम समझ लेंगे। सबसे पहली बात, जॉर्ज टाउन में विद्यार्थियों के सामने उनका वार्तालाप चल रहा था। एक विद्यार्थी ने उनसे सवाल पूछा कि भारत में रिजर्वेशंस कब खत्म होंगे। उसका जवाब देते वक्त उन्होंने जो कहा, उनकी इंग्लिश जैसे कि वैसे मैं रखना चाहता हूं आपके सामने। वी शुड थिंक ऑफ स्क्रैपिंग रिजर्वेशंस ओनली व्हेन India becomes a fair place. We should think of scrapping reservations only when India becomes a fair place. हम तभी विचार कर सकते हैं रिजर्वेशन को खत्म करने का जब इंडिया फेयर प्लेस बनेगा। आगे उनका वाक्य है, एंड इंडिया इज नॉट अ फेयर प्लेस नाउ, लेकिन अभी इंडिया फेयर प्लेस नहीं है। अब ये परफेक्ट बोला है उन्होंने। इसमें केवल दिक्कत इतनी है, फेयर प्लेस ये जो शब्द है या फिर प्रयोग है शब्दों का, ये आम प्रयोग नहीं है। जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है वही लोग ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद गायकवाड़ जो व्यक्ति है, एमएलए है, उनके बारे में तो कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। जिन्होंने जीप छाटने की बात की, उनको इंग्लिश समझना पॉसिबल भी नहीं है,
तो उनके पल्ले पड़ने वाली ये बात नहीं है, इसलिए उनको छोड़ देते हैं। और उनकी लैंग्वेज और उनका बर्ताव करने का तरीका इस ढंग का है कि जिसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर अनिल बोंडे जी ने जो कहा, हालांकि मैं उनको पहले से जानता हूं, मेरे अच्छे पहचान के भी है, अमरावती के हैं, वो डॉक्टर है मुझे पता है, एमडी है ये भी पता है, फिर भी मुझे डाउट आया कि इस व्यक्ति को इंग्लिश इतना नहीं समझता है, तो ये आदमी ने सही माने में एमडी कौन सा किया है। इसलिए मैंने अमरावती के डॉक्टर लोगों को फोन किया, उनसे जानकारी प्राप्त की। वो बोले एमडी है, मैंने बोला आयुर्वेदा में एमडी है कि एलोपैथी में एमडी है, बोले नहीं नहीं एमबीबीएस करने के बाद ही उन्होंने एमडी किया है, एलोपैथी में किया। और जहां तक हमारी सबकी जानकारी, हम सब जानते हैं कि पूरा मेडिकल का एजुकेशन जो होता है वो इंग्लिश में होता है, और कम से कम एक अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए एमडी होने तक विद्यार्थी। अब बोंडे साहब को ये फेयर प्लेस का मतलब नहीं मालूम। ये फेयर प्लेस शब्द का मतलब क्या है? अगर आप डिक्शनरी खोलकर देखें, कॉलिंस की डिक्शनरी देखिए, वेबस्टर की डिक्शनरी देखिए, हर एक में आपको एक कॉमन मतलब उसका दिखेगा, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, भेद किए बिना जो जगह होती है उसको फेयर प्लेस किया जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं समान अवसर वाली जगह, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में यह बात कही कि जहां समान अवसर होगा सब लोगों को, उसको हम फेयर प्लेस कहते हैं। और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम अभी रिजर्वेशन को खत्म नहीं कर सकते हैं, हम तभी खत्म कर पाएंगे जब इंडिया फेयर प्लेस बनेगी। यानी इसका मतलब ऐसा है कि इंडिया में जब हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा, वहां किसी भी आधार पर, गरीबी के आधार पर, अमीरी के आधार पर, जाति के आधार पर, दूसरे और किसी चीज के आधार पर भेद नहीं होगा, सब इक्वल होंगे, उस समय हम रिजर्वेशन खत्म कर पाएंगे। और अभी भारत ऐसी स्थिति नहीं है, यहां डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसलिए हम अभी इसको खत्म नहीं कर सकते। ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही, यही बात हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है, इसलिए उन्होंने कोई नई बात तो रखी नहीं है। अब सवाल यह है कि इन लोगों ने यह मतलब क्यों निकाला? अनिल बोंडे जी को इसका मतलब नहीं समझता है फेयर प्लेस का क्या है, तो इसका मतलब ऐसा है कि उनको इंग्लिश भी पढ़नी चाहिए एमडी करने के बाद भी, उन पर यह जिम्मेदारी है। या फिर इनकी भी डिग्री मोदी जैसी है, क्योंकि इनके नेताओं की डिग्रियों के बारे में भी संदेह है पूरे जनता के मन में। इस ढंग की तो इनकी डिग्री नहीं है। हो सकता है कि ये डिग्री प्राप्त करने के प्रयास में भी इंग्लिश अच्छे ढंग से नहीं सीख पाए। मुझे लगता है उनके बच्चों में कोई ना कोई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता होगा, तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने वाली जो टीचर होगी उनको उन्हें बुला लेना चाहिए, उनसे एबीसीडी की कोर्स फिर से शुरू करनी चाहिए, फेयर प्लेस का मतलब समझ लेना चाहिए। ये मैं आग्रह से यह बात यहाँ कहना चाहूंगा। अब दूसरी जो बात है, बहुत महत्व की बात है, वो है चंद्रशेखर बावनकुळे जी। चंद्रशेखर बावनकुळे ये बीजेपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष, उनका कहना यानी बीजेपी का कहना होता है। इसके बावजूद वो बोल रहे हैं, लेकिन उनको अंग्रेजी वगैरह समझते होगी ऐसा किसी को लगता नहीं है। इसलिए मैंने उनका एजुकेशन ढूंढा, तो शायद साइंस में उन्होंने पार्ट 1 किया है ग्रेजुएशन में। अब पार्ट 1 ग्रेजुएशन करते समय भी इंग्लिश पढ़ना ही पड़ता है। जिस जमाने में उन्होंने ये एजुकेशन किया होगा, उस जमाने में उनको तो इंग्लिश पढ़ना ही पड़ा होगा, लेकिन इसके बावजूद उनको समझता नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे शौक बैठा वो देवेंद्र फडणवीस के बारे में पढ़ा। देवेंद्र फडणवीस वेल एजुकेटेड है, मैं जानता था, उनका इंग्लिश बहुत अच्छा है ये भी जानता था, क्योंकि 2005 से लेकर कई सालों तक मैं उनके साथ में कानून के बारे में चर्चा करते आया। वो बहुत अच्छे लॉयर है ये भी मैं जानता हूं। ऐसी स्थिति में उनको फेयर प्लेस इस शब्द का मतलब नहीं समझता है, तो उसके पीछे का कारण क्या होगा? इसलिए मैंने देखा विकिपीडिया में कि इनकी डिग्रियां और कौन कौन सी है। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है किस विषय पर? मैनेजमेंट के क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो भी इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है। बाद में जर्मनी में जाकर उन्होंने एक डिप्लोमा किया है, वो भी इंग्लिश में ही पढ़ता होगा, क्योंकि जर्मनी में जाकर जर्मन भाषा में तो डिप्लोमा करेंगे नहीं, वे इंग्लिश में ही करेंगे। तो जिस व्यक्ति की इतनी पढ़ाई हो चुकी है, उनको इतना साधा इंग्लिश अगर समझता नहीं है, तो उसके पीछे का कारण क्या होगा? तो विकिपीडिया में ही लिखा है कि जब उनके पिताजी को गंगाधर जी फडणवीस, इनको इंदिरा गांधी ने जब अरेस्ट किया था इमरजेंसी में, उस समय मैं भी अरेस्ट हुआ था, जेल में गया था, वे भी जेल में गए थे। उस समय उन्होंने जिस स्कूल में वो पढ़ रहे थे, उस स्कूल का नाम था इंदिरा गांधी कॉन्वेंट स्कूल। उन्होंने इंदिरा गांधी के नाम का कॉन्वेंट स्कूल था वो छोड़ दिया और बाद में गुरुकुल में प्रवेश लिया। शायद इस कारण उनका इंग्लिश आधा कुचुरा रह गया है।
यानी उनको ठीक ढंग से इंग्लिश समझता नहीं है, इसलिए फिर से उन्होंने कॉन्वेंट का इंग्लिश समझ लेना चाहिए। अब गलती से अगर राहुल गांधी जी का इंग्लिश बहुत अच्छा है, वो इंग्लिश के बारे में बहुत अच्छी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, वो अमेरिका में बात कर रहे थे, अच्छे इंग्लिश में बोलना स्वाभाविक था, लाजमी था, इन लोगों को वो समझता नहीं है, तो इन लोगों को ये एजुकेशन प्राप्त करना चाहिए और इस बात को ठीक ढंग से समझ लेना चाहिए। या तो इनको नॉलेज की कमी है, या फिर सही मायने में ये पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। अगर इनको समझता है फेयर प्लस का मतलब क्या है, इसके बावजूद अगर वो आंदोलन कर रहे हैं, जाहिर तरीके से इस ढंग से स्टेटमेंट दे रहे हैं और उस पर अपनी बात पर अड़ी गए, तो इसका दूसरा मतलब हुआ कि ये लोग पूरी तरह से 100% झूठ के आधार पर खड़े हैं। राहुल गांधी जी ने कभी भी नहीं कहा है कि हम रिजर्वेशन खत्म करेंगे, इसके बावजूद वो इस बात का बतंगड़ बनाकर लोगों में ये बात को फैलाना चाहते हैं। लेकिन ये कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो रिजर्वेशंस के जरिए पढ़े हैं उन लोगों का इंग्लिश इन लोगों से बहुत ज्यादा अच्छा है, उनको फेयर प्लेस का मतलब बहुत अच्छे ढंग से समझता है और कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है, ये उनको अच्छे ढंग से पता है। अब रहा सवाल राहुल गांधी जी का और रिजर्वेशन के बारे में उनके मत क्या है। वो जाहिर तरीके से गए 3-4 सालों से वो बातें कह रहे हैं। उन्होंने जो लोकसभा के पहले न्याय पत्र प्रसिद्ध किया कांग्रेस का, उसमें भी ये बातें कही गई है। पहली बात वो कहना चाहते हैं कि पूरी तरह से भारत में जातिगत जातिगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। वो नौकरियों से लेकर एजुकेशन से लेकर हर जगह पर होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि वो रिजर्वेशन का बहुत कड़ाई से समर्थन करते हैं। इतना ही नहीं तो उनका आग्रह ऐसा है कि ये 50% की जो एक सीलिंग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण लगी है, उसमें बदलाव लाना चाहिए। इसलिए उन्होंने जाहिर आह्वान किया मोदी जी को कि आप खुद इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाइए, ये जो लिमिटेशन है वो बढ़ा लीजिए, ये जो है 50% का वो सीलिंग निकाल डालिए। इसके लिए हमारी ओर से पूरी तरह आपको मदद मिलेगी। अगर आपकी सरकार नहीं करती है तो जब भी हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर ये सीलिंग को हम बढ़ा देंगे और जिस जिस जाति को आरक्षण की आवश्यकता है उनको उनको हम देंगे। जो आदमी इस ढंग के कदम उठाता है, जाहिर तरीके से इस ढंग से लोगों के सामने बातें रखता है, जातिगत जनगणना का आग्रह रखता है, सीलिंग बढ़ाने की बात करता है, उसके बारे में आग्रह रखता है, उस व्यक्ति पर इस ढंग का आरक्षण बंद करने का आरोप करना, ये सबसे बड़ा एक गलत कदम इन लोगों का है। ये लोग खुद आरक्षण विरोधी है। इन्होंने डायरेक्टली आरक्षण बंद करने की बात तो कभी की नहीं। हालांकि आरएसएस के प्रमुख ने ये बात कही थी यानी बिहार के इलेक्शन के पहले, लेकिन जाहिर तरीके से कहते नहीं है। लेकिन इन्होंने पूरे देश में आरक्षण पूरी तरह से खत्म करने की अवस्था में लाकर रखा है। सबसे पहले जितने भी सरकारी कंपनियां हैं, आइदर उनको बेचा है या फिर वहां कोई सरकारी भर्ती नहीं होती है। रेलवे में भी सरकारी भर्ती पूरी तरह से बंद है। जो भी केंद्र का गवर्नमेंट का जो भी प्रोसेस है या फिर राज्य की जो प्रोसेस है, वहां पर भी नई भर्तियां करीबन करीबन बंद है और सरकारी नौकरी में ही केवल आरक्षण प्राप्त होता है, आरक्षण मिल सकता है, रिजर्वेशन के लिए जगह होती है। प्राइवेट में रिजर्वेशन के लिए कोई जगह नहीं होती है। इसलिए इन लोगों ने करीब करीब अभी आरक्षण पूरी तरह से खत्म किया है, ऐसी स्थिति है। पुराने जो लोग हैं वो अभी तक आरक्षण के जरिए अपनी जगह पर हैं, लेकिन आगे चलकर अगर यही स्थिति कायम रही तो इस देश का आरक्षण 100% धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आज ये स्थिति है। ऐसे लोग इस ढंग से चिल्ला रहे हैं जैसे कुछ वो आरक्षण के बहुत अच्छे समर्थक है और राहुल गांधी उसको खत्म कर रहे हैं। ये केवल उनका लोगों को भ्रमित करने का प्लान है, जो कभी भी सक्सेस नहीं होगा। मानव सर, एक सवाल ऐसा है कि कोविड काल में 3 कृषि कानून बने थे जो सरकार ने किसानों को या लोगों को विश्वास में न लेते हुए लागू कर दिए थे। वो उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, करीब करीब 11 महीने चला। पत्रकार के नाते मैंने वो खुद कवर किया कोविड काल में, और उसमें यह आंदोलन में पूरे दिल्ली की सीमाएं चारों तरफ घेर ली थी। फिर मोदी सरकार ने क्या क्या किया, उनके रास्ते कैसे अड़ाए, हम सबको पता है। लेकिन इस काल में 700 किसान, जिसे मैं तो भी बोलता हूँ शहीद हो गए। और बाद में जो प्रेशर आया तो मोदी सरकार ने पहली बार ऐसा हुआ कि फिर किसानों की माफी मांगी और कहा कि ठीक है जो भी हुआ और मैं वापस लेता हूँ। तीनों कानून वापस लिए गए। मोदी सरकार में
कुछ ऐसा देखा जाता है, ये कानून कृषि कानून के साथ मैं ये जोड़ता हूँ कि इलेक्शन के पहले बीजेपी के एक नेता सांसद मिस्टर हेगड़े हो गए, या जब चुनाव में थे अरुण गोविल हो गए, या राजस्थान के कोई ऐसे 5-6 लोगों ने कहा था कि हम 400 पार क्यों बोल रहे हैं, कि हमें कानून बदलना है, संविधान को बदलना है। और वो कैसे बुमरंग हुआ, आपकी सभाएं पूरे महाराष्ट्र में लगी, और महाराष्ट्र का क्या चित्र रहा ये तो हम सबने देखा है। लेकिन जो अभी अभी बीजेपी की सांसद बनी कंगना रनौत, जो एक विख्यात फिल्म स्टार है, उसने ये विषय फिर से निकाला है कि तीनों कानून लागू हो जाना चाहिए। वो उसकी खुद की टिप्पणी, ऐसी ऐसा देखने में तो उसकी टिप्पणी है, लेकिन सही में उसका उतना स्टडी है क्या? वो हर कोई विषय में भाष्य करती है और सरकार या बीजेपी शांत रहती है, कुछ उसके ऊपर बात नहीं करती है। अभी जब उसने ऐसा कहा, जब मोदी जी ने पहले ही माफी मांगी थी इस विषय पर, और अभी कंगना बोलती कि ये लागू हो जाना चाहिए, और सरकार कुछ भी उसके ऊपर, सरकार बोलो, मोदी सरकार बोलो या बीजेपी, उसके ऊपर कुछ भी टिप्पणी नहीं कर रहे, शांत बैठे हैं, जैसे कि हम संविधान बदलेंगे, ऐसे कुछ नेताओं ने बीजेपी बोलते, और मोदी सरकार शांत बैठी थी, बीजेपी शांत बैठी थी। वैसे ही कंगना रनौत के ये जो उसने कृषि कानून के बारे में बात की, उसके ऊपर भी पूरा साइलेंट है। तो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे सरकार है, कि हम तू बोल, उसका रिएक्शन क्या होता है? तो आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, और आपकी क्या राय रहेगी कि इसमें इसके पीछे बीजेपी है या उसका खुद का वक्तव्य हो सकता है? विकास जी, आपने जो सवाल पूछा है उसमें दो चीजें हैं। एक है कंगना रनावत, दूसरा है कृषि कानून 3। तो हम पहले जरा कंगना रनावत को हैंडल कर लें। कंगना रनावत हमारे देश में एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस मानी जाती है, जिसको 4 नेशनल अवार्ड्स मिले। अब जिस व्यक्ति को 4 नेशनल अवार्ड मिले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम आर्टिस्ट को इतने अवार्ड्स मिल सकते हैं, नेशनल अवार्ड की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन जो भी बहुत बड़ा आर्टिस्ट होता है फिल्मों के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, उसका दिमाग भी बहुत अच्छा होता है, ये मानने की आवश्यकता नहीं। दो स्वतंत्र चीजें। यानी कंगना रनावत ने 2014 में ऐसा कहा था कि भारत को पहली बार स्वतंत्रता मिली, 2014 में मिली। यानी उसे यहां तक पता नहीं था कि 15 अगस्त 1947 में जो इस देश को स्वतंत्रता मिली है, वो स्वतंत्रता उसके लिए कोई मायने नहीं थी। मोदी जी का गवर्नमेंट आने के बाद ही उसे स्वतंत्रता मिली। अब इसके दो मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है कि उसे ऐसा सही में लगता है कि मोदी जी का गवर्नमेंट आने के बाद ही हमारा, यानी उनका, हिंदुओं का राज आया। इसके पहले यहां इंसानों का राज था, इंसानों के लिए राज था, सब में बराबरी थी। और उसकी जो धारणा होगी, जिसे हम चातुर्वर्ण कहते हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ होते, शूद्र कनिष्ठ होते, इस ढंग की जो धारणा है, उस ढंग की धारणा रखने वाली सरकार पहली बार आई है। इसलिए हम उच्च जाति के लोगों को पहली बार इस देश में स्वतंत्रता मिली है, ये शायद वो कह सकती है। या फिर उसका, जिसे हम कहते हैं, हमारा कहावत एक है कि ऊपर का जो स्टोर होता है, वो मराठी में कहावत है, वरचा मजला रिकामा। यानी ऊपर का स्टोर पूरी तरह से खाली है। यानी दिमाग नाम की जो चीज होती है, विचार करने की जो क्षमता होती है, वो पूरी तरह से खाली है। दो में से एक होना चाहिए। कंगना रनावत हमेशा इस ढंग के स्टेटमेंट्स करते आई। इस देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस है, ऐसा भी वो कहती है। यार वो बाद में जब उसको करेक्ट किया जाता है, एंकर करेक्ट करती है कि सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नहीं, सुभाष चंद्र बोस होने चाहिए थे, ऐसा मुझे कहना है, ऐसा वो करेक्ट करना चाहती है। तो इस ढंग की व्यक्ति के कहने को कोई भी महत्व देने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। अब रहा सवाल कि इसमें कंगना रनावत को कहा गया इसलिए उसने कहा, ये बात सही है क्या? मुझे लगता है ये नहीं है। उसको इतना अच्छा दिमाग है, और मोदी जी जैसे व्यक्ति या फिर बीजेपी का कोई तो भी बड़ा व्यक्ति उसको कहेगा और उसके आधार पर वो बकेगी, ये संभावना बहुत कम है। मैं बकेगी ये शब्द का उपयोग कर रहा हूं, कहेगी ये शब्द का उपयोग नहीं कर रहा हूं। उदाहरण के तौर में, जैसा आपने कहा कि किसानों का आंदोलन शुरू था, करीबन यह आंदोलन 13 महीने तक चला है। ये जो आंदोलन था, उसमें दुनिया के इतिहास में इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े समय तक कोई लोग एक आंदोलन कर रहे हैं, ये दुनिया का पहला इतना बड़ा आंदोलन है, और किसानों का तो पहला ही आंदोलन।
इसके बावजूद मोदी जी डिगे नहीं। उल्टा उनके एक राज्यपाल ने, गवर्नर ने कश्मीर के, उनके सामने ये बात रखने की कोशिश की कि मोदी जी ध्यान दीजिए, काफी किसान मर रहे हैं, ठंड के कारण मर रहे हैं, अलग अलग कारणों से मर रहे हैं, उनकी तरफ आप ध्यान दीजिए। तब मोदी जी ने उनको जवाब दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था सत्यपाल मलिक जी ने कि अभी तक 600 किसान मर चुके हैं, थोड़ा उनकी तरफ ध्यान दीजिए। तब मोदी जी ने कहा था, क्या वो मेरे लिए मरे हैं क्या? यानी इस ढंग का एक सेंसिटिविटी न होने वाला, पूरी तरह से संवेदनाहीन व्यक्ति, जिसे हम अमानुष कहते हैं, ऐसे मोदी जी एक व्यक्ति है, इंसान कर। उस समय में कंगना रनावत ने कहा था कि ये शीख जो आंदोलन को बैठे, क्योंकि उसमें मैं ज्यादातर जो किसान थे वो पंजाबी थे, शीख थे, ये सभी टेररिस्ट है। अब इस देश में सबसे ज्यादा मिलिट्री में बहुत ही ब्रेव माने जाते हैं वो पंजाबी होते हैं, शीख होते हैं। आज तक का उनका इतिहास रहा है। यानी भारत की सबसे अच्छे ढंग से सुरक्षा करने वाले पंजाबी शीख, सबसे ज्यादा अनाज उगाने वाले, देश में किसानों के क्षेत्र में हरित क्रांति लाने वाले, वो भी पंजाबी शीख। और उन लोगों को ये टेररिस्ट कहती है जाहिर तरीके से आम शीख व्यक्ति को, आम पंजाबी व्यक्ति को। तो इसका मतलब तो यही है कि उसके दिमाग में कुछ भी बोलती है, शायद बगैर सोचे बोलती है, या फिर वो बिल्कुल विचार करने की उसकी क्षमता नहीं है और मुंह में आया वो बकना शुरू कर देती है। इस ढंग की ये व्यक्ति है। इसलिए हम उसको छोड़ देंगे और किसानों के कानून की तरफ आएंगे। किसानों के ये 3 जो कानून हैं वो इनकी विचारधारा का आउटकम है, मोदी जी और मोदी जी के गवर्नमेंट। पहले हमारे यहां जो योजना आयोग रहता था, जिसे हम नियोजन करने वाली एक बॉडी कहते थे, जिसके आधार पर इस देश का पूरा प्लानिंग चलता था, उसके जगह इन्होंने नीति आयोग का निर्माण किया। हमारा पहले का प्लानिंग कमीशन था, उसको बर्खास्त कर डाला। ये नीति आयोग ने कुछ सालों पहले रिपोर्ट दी थी गवर्नमेंट को कि इस देश की सबसे बड़ी जो समस्या है वो छोटी छोटी खेती, 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ की ये छोटे छोटे खेती के जो टुकड़े बने हैं, ये सबसे बड़ी इस देश की समस्या है। और उसको खत्म करना है तो कल्टीवेट लैंड होनी चाहिए, बड़ी बड़ी लैंड्स होनी चाहिए। अब बड़ी बड़ी लैंड्स तो कोई सामान्य व्यक्ति, सामान्य फार्मर तो नहीं कर सकता है। अलग अलग लोगों में बटी हुई लैंड है, उसके आधार पर वो खेती करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, खेती हेर कर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और इसलिए उन लोगों को खत्म किया जाए, ये लैंड ऐसे लोगों के कब्जे में दी जाए कि जिनके पास में क्षमता है, जो 100 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़, 2000 एकड़, 5000 एकड़ की लैंड करें और उसमें से अनाज उगाए। यानी इनका दृष्टिकोण क्या है, इनकी अर्थव्यवस्था किस ढंग की है कि देश का उत्पादन बढ़ना चाहिए। लेकिन किस लिए बढ़ना चाहिए भाई देश का उत्पादन? देश का विकास होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? देश का विकास होना चाहिए, देश का उत्पादन बढ़ना चाहिए, देश की बहुत संपत्ति क्रिएट होनी चाहिए और देश के इंसान मरने चाहिए। ये इनकी विचारधारा है। अब ये जो किसान रहेंगे जिनकी लैंड एकदम से 4000, 5000 अंबानी के पास में आएगी, अडानी के पास में आएगी, ऐसे बड़े लोगों के पास में आएगी, तो ये किसान क्या करेगा? करेगा ना, मजदूरी करेगा ना। पहले के जमाने में जमींदारों के पास में 4-4, 5-5 हजार एकड़ की लैंड रहती थी। वहां काम करने वाला हर किसान जो होता था वो बंधुआ मजदूर जैसा काम करता था, उसको कोई अधिकार नहीं होते थे, उसका बहुत बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉयटेशन होता था। इसलिए हमारे देश में जैसे ही हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, हमने लैंड सीलिंग लाया, हमने ये जहागीरदारी, जमींदारी प्रथाएं बंद की, छोटे छोटे किसानों को हमने प्रोत्साहन दिया, उनको अपने जमीनों का मालिक बनाया। कुल कायदा जैसी, टेनेंसी एक्ट जैसी कई सिस्टम्स और कानून हमने हमारे देश में शुरू किए। ये सब कृषि सुधार के जो कानून थे, वो सभी कानून के आधार पर हमने इस देश के फार्मर्स को सही माने में आश्वस्त किया था, उनको जीने के लिए अच्छे ढंग की सुविधाएं उपलब्ध करा देने का प्रयास किया था। एक तरफ ये हमने किया था। ये लोग, ये 3 कृषि कानून हैं, इसका मैंने काफी अच्छा अध्ययन किया है, उसके ऊपर मैंने YouTube पर एक विस्तार से सीरीज भी की है। मैं इतना ही कहूंगा, उनके बहुत ज्यादा डेप्थ में न जाते हुए, ये 3 कानून अगर इस देश में लागू होते तो कुछ ही सालों में सब किसानों की जमीनें केवल बड़े कॉरपोरेट्स के मालिकियत की बन जाती और किसान वहां केवल मजदूर होता और कुछ दिनों बाद वो बंधुआ मजदूर बनता। इस ढंग के ये कानून है, किसान विरोधी कानून है, किसानों को पूरी तरह से खत्म करने वाली एक कानून है।
और इसलिए इतने बड़े पैमाने पर इन कानूनों का विरोध किया था। इसलिए मोदी ने वो तब नहीं किए, इतने 700 लोग मरे, जैसा आपने कहा 700 लोग मरे, लेकिन फिर भी उन्होंने कानून रद्द नहीं किए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में शायद किसान पूरी तरह से हमारे खिलाफ जाएंगे, हमें वहां हारना पड़ेगा, हमको सत्ता गंवानी पड़ेगी, इस डर से उन्होंने ये किसानों के जो कानून हैं वो केवल लागू नहीं किए हैं, अभी लागू नहीं किए हैं, लेकिन ये उन्होंने कभी भी सही माने में रद्द नहीं किए, यानी उनको पूरी तरह से खत्म नहीं किया है। अभी भी ये कानून जिंदा है, कभी भी ये गवर्नमेंट फिर से उनको चालू करने का निर्णय ले सकती है, और इसलिए ये सबसे बड़ा डेंजर है, सिग्नल है। शायद मैं ये कहूंगा, जैसा राहुल जी ने कहा कि शायद ये कंगना रनावत को कहा गया है और लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं ये देखना भी चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि अभी हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा का किसान इसके साथ में बड़े पैमाने पर जुटा हुआ है, हरियाणा में जाट किसान बहुत बड़े पैमाने पर है, और इसलिए चुनाव पर उसका डायरेक्ट परिणाम होने की गुंजाइश है। इसलिए बीजेपी के किसी भी नेता की ओर से, बड़े नेता की ओर से, या फिर मोदी जी की ओर से चलो कंगना जी जरा बोल के देखो क्या होता है, ये देखेंगे, ये संभव अभी नहीं है। शायद उसने बहुत पहले कहा होता या फिर हरियाणा के चुनाव के बाद में कहा होता तो बात अलग होती। ये केवल उसके दिमाग की उपज है, और पहले मैं कह चुका हूं कि उसका ऊपर की मंजिल पूरी तरह से खाली है, इससे उसकी ओर से कोई अपेक्षा करना ये निरर्थक बात होगी।